Hello and welcome to Adda 24/7. My name is Aditya Rai and I welcome you all to this platform whereby we discuss the topics which are very much relevant for your exam perspective. And अभी खबर आई है कि जस्टिस और रादर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को रिकस कर दिया गया, उन्होंने अपने आप को रिकस कर लिया है। कहाँ से सर? उन्होंने अपने आप को रिकस किया है फ्रॉम अ केस जो कि कामरान जो आपके कॉमेडियन हैं उनके अगेंस्ट चल रहा था रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इस पे जो हमारे जस्टिस साहब हैं इन्होंने अपने आप को रिकस किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ये जानना दैट व्हाट डू वी मीन बाय रिकसल ऑफ जजेस एंड क्यों ये किया जाता है, क्या इससे रिलेटेड प्रक्रिया है। अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जा रही है तो व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कितने प्रकार के कॉन्टेम्प्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि न्यूज जो है वो इस रिगार्डिंग क्या है। अगर हम इस रिगार्डिंग न्यूज की बात करें तो यहां पे बताया जा रहा है दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज DY चंद्रचूड़ on Thursday recused himself from hearing the petition seeking contempt of court action against whom? The stand-up comedian कुणाल कामरा over some of his tweets। तो ये एक न्यूज है जो हमारे सामने आई है। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकसल ऑफ जजेस। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है एंड आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड सबसे बड़ी चीज, थोड़ा सा बैकड्रॉप पे आपको जाके ये देखना होगा कि आखिर कुणाल कामरा ने ऐसे कौन से ट्वीट्स किए थे जिनकी वजह से उन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं जल्दी से आगे। आपको ये पर्टिकुलर सीन तो जरूर याद होगा। ये वो सीन है जब हमारे अर्नब गोस्वामी जी जो कि रिपब्लिक इंडिया के आपके एडिटर इन चीफ हैं एंड ओनर भी कंसिडर किए जाते हैं, और ये तो आप सभी जानते हो कि सुशांत सिंह जी के केस के दौरान इन्होंने किस प्रकार के अलग अलग डिबेट्स जो है वो कंडक्ट कराए थे। हाउएवर जो मेन सिनेरियो हमको यहाँ पे पता करना है वो ये है कि इनको जो है डेफेमेशन केस के अंतर्गत पुलिस ने अरेस्ट किया। जैसे ही इनको पुलिस ने अरेस्ट किया, इनकी बेल जो थी उसकी प्ली जो है सुप्रीम कोर्ट में गई एंड वहां पर रादर जो हमारे कोर्ट है उन्होंने इनकी बेल को फटाफट जो है वो अप्रूव कर दिया। अब जैसे ही इनको अप्रूव किया उसके बाद तुरंत हमने ये देखा कि कुणाल कामरा जो है उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स डालना चालू कर दिए जिनके अगेंस्ट बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशन जो है दायर की गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से ट्वीट्स थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कंसिडर किया जाता है बाय मेनी ऑफ द पीपल कि अर्नब गोस्वामी जो है ये कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितने भी इनिशिएटिव्स हैं या गवर्नमेंट की तरफ ही इनका जो है थोड़ा सा रुझान रहता है। हाउएवर अब इन्होंने कुणाल कामरा ने ये ट्वीट क्या यहां पे जो किया है वो ये है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री इज द मोस्ट सुपर जोक ऑफ दिस कंट्री, ये इन्होंने ट्वीट किया। और जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये हड़कंप मच गया कि क्या कोई व्यक्ति जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा कह सकता है, हमारे जुडिशरी के अगेंस्ट ऐसा कुछ कह सकता है। एंड इफ इन केस अगर ऐसा नहीं कह सकता है तो क्यों हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनके खिलाफ नहीं ला रहे हैं। एंड उसी के थोड़ी ही देर बाद एक और ट्वीट आता है दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाउ इट सीम्स। तो आप देख सकते हो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के आगे इन्होंने बीजेपी का झंडा लगाया है और सुप्रीम कोर्ट को भी पूरा भगवा रंग का कर दिया है। तो अगेन दिस वाज कंसिडर्ड टू बी कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एट द सेम टाइम उसके बाद हुआ ये कि यहां पे कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप क्या लिखा है। DY चंद्रचूड़ इज अ फ्लाइट अटेंडेंट सर्विंग शैंपेन टू द फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स आफ्टर दे आर फास्ट ट्रैक थ्रू while the commoners don't know if they will ever be boarded or seated, let alone served। ये किस चीज के लिए बोला गया? ये उसी चीज के लिए बोला गया जहां पे जब अर्नब गोस्वामी जी की बेल की जो रिक्वेस्ट थी उसको जल्द से जल्द अप्रूव कर दिया गया था। तो यहां पे इन्होंने ये जो पर्टिकुलर जो हमारा ट्वीट है वो डाला। इसके साथ ही इन्होंने एक और ट्वीट डाला जहां पे इन्होंने बोला द पेस एट विच सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इट्स टाइम वी रिप्लेस महात्मा गांधी फोटोज विथ हरीश साल्वेज फोटोज। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है वो यहां पर यूज किया जा रहा है अगेन एंड अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करके। बट अब सवाल ये उठता है कि सर कुछ लोग तो ये कह सकते हैं इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है वो आपको आर्टिकल क्लॉज 1 में दिया गया है। आर्टिकल क्लॉज 1 के अंतर्गत जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए।
रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन. ये सारे वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि लगाए जा सकते हैं एज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. हाउएवर, आपको इसमें एक शब्द सुनने को मिला होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जिसकी वजह से आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि आप कुछ भी बोलें, बट रादर यू हैव टू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड दैट आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है, दैट इज और रादर दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है. उसके साथ ही आपने एक इंसिडेंट और देखा होगा जहां कुणाल कामरा को अर्नब गोस्वामी जो है वो मिल जाते हैं फ्लाइट में, एंड फिर कुणाल कामरा जाके उनके पास उनसे बहुत सारे सवाल उन्हीं के तरीके से पूछने लगते हैं, जिसको बहुत ज्यादा ऑफेंसिव भी कंसिडर किया गया. कुछ लोगों ने उसको अपलॉड भी किया. हाउएवर, मिक्स्ड रिएक्शंस थे. बट ये आप देख सकते हो कुछ ट्वीट्स जहां पर हमने ये देखा कि जो कुणाल कामरा है इनको बैन कर दिया गया था किसी भी तरीके से फ्लाइट्स में ऑपरेट करने के लिए. ठीक है जी. अब आते हैं आगे, यहां पे समझते हैं कि हुआ क्या. इट वॉज द ईयर 2021 कई नवंबर, जब अटॉर्नी जनरल जो थे दैट इज के वेणुगोपाल. अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. 76 आर्टिकल के अंतर्गत इनका पद के बारे में बताया गया है. ठीक है. ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट की तरह एक्ट करते हैं, और जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है रिलेटिंग टू दी मैटर जहां पे उनको कोर्ट में अपीयर होना है, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो उनके बिहाफ पे अपीयर होते हैं. तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इन्होंने कॉन्सेंट दे दी थी अपनी किस चीज की, इनिशिएट करने के लिए कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कामरा. सवाल ये उठता है कि कॉन्सेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कॉन्सेंट लेना अनिवार्य है बिफोर इवन फाइलिंग दैट पर्टिकुलर केस. व्हाई? बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया जाए तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर कॉन्टेम्प्ट की बार बार इस प्रकार के जो है वो केसेस फाइल कर सकते हैं. एंड उस सिनेरियो में ऑलरेडी हमारी जुडिशरी जो है वो बहुत ओवरबर्डनड है, एंड अगर इतने ज्यादा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को अगर उनको डील करना पड़ जाए तो अगेन इट वुड बी समथिंग जो कि हमारे यहाँ डिलेज इन जस्टिस को बढ़ाएगा. हाउएवर, आपको पता होना चाहिए अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का ये पर्टिकुलर एक्ट है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 15 जो है अगर उसको पढ़ें तो वो कहता है कि अ पर्सन कैन फाइल अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट only after receiving the consent of Attorney General of India or the Solicitor General of India. ठीक है. इनकी consent के बाद ही एक व्यक्ति जो है वो contempt proceedings के लिए contempt petition जो है वो दायर कर सकता है. However, आपको ये भी पता होना चाहिए कि contempt of court की अगर बात की जाए तो जैसे कुछ और शब्द हैं, for example martial law, for example if we talk about untouchability, ये कुछ शब्द हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट इनका जिक्र जरूर हुआ है. चूंकि इनका जिक्र हुआ है और ये कहीं डिफाइंड नहीं है, सिमिलर टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो ये भी एक ऐसा फ्रेज है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट विल एग्जैक्टली द कंटेम्प्ट मीन. बट आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 129 एंड आर्टिकल नंबर 215 ये अधिकार देता है. आर्टिकल 129 किसको दे रहा है अधिकार? सुप्रीम कोर्ट को. 215 किसको दे रहा है अधिकार? हाई कोर्ट को. किस चीज के लिए? ताकि ये पनिश कर सकें अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए लोगों को. अगर कोई इनके प्रति जो है कॉन्टेम्प्ट करता है तो उसको पनिश करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया. हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 215 एंड सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 129. ठीक है. अब बात करते हैं कि आखिर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देयर शुड बी सम प्लेस जहां ये डिफाइंड हो. एग्जैक्टली, देयर इज अ प्लेस, एंड दैट प्लेस इज द डेडिकेटेड एक्ट जो कि लाया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, एंड दैट पर्टिकुलर एक्ट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ द ईयर 1971. अब एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट दो अलग अलग टाइप के कंटेम्प्ट यहां पर बताए गए हैं. पहला कॉन्टेम्प्ट है दैट इज द सिविल कॉन्टेम्प्ट, दूसरा कॉन्टेम्प्ट है दैट इज द क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट. सिविल कॉन्टेम्प्ट क्या होता है? सिविल कॉन्टेम्प्ट रिफर्स टू विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट के जजमेंट को हम विलफुली डिसओबे कर रहे हैं, यानी उसको नहीं मान रहे हैं, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ सिविल कॉन्टेम्प्ट. बट क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट भी कुछ होता है. क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट किसको कहा गया है? क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट कैन बी इन्वोक्ड इफ एन एक्ट tends to scandalize or lower down the authority of the court. अगर आप कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहे हो, उसको लोअर डाउन कर रहे हो, उसको डिमीन कर रहे हो,
तो आपका वो एक्ट जो है कॉन्टेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा। या फिर आप ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हो जो कि इंटरफेयर कर रहा है विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अगर आप कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको चलने नहीं दे रहे हो, किसी तरीके से आप उसको स्कैंडलाइज करना चाह रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट वुड अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। या फिर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इफ इन केस दीज थिंग्स आर हैपनिंग देन इट वुड अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। अगर आप सिर्फ डिसोबे कर रहे हो जजमेंट को, दैट वुड अमाउंट टू सिविल कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, आई बिलीव कि हमको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है ये अब समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी जल्दी से कि रिकसल ऑफ जजेस क्या होता है। सो बेसिकली रिकसल ऑफ जजेस में ये होता है कि अगर एक जज साहब हैं, उनको लगता है कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में, यानी उनको लगता है कि जो पर्टिकुलर पार्टी सामने आई हैं जजमेंट लेने के लिए, उस पर्टिकुलर केस में मेरा भी कुछ इंटरेस्ट है, मैं भी किसी तरीके से इन्वॉल्व हूं या मैं किसी तरीके से बायस्ड हो सकता हूं, तो वैसी सिचुएशन में वो अपना नाम जो है वो वापस ले लेते हैं। दैट इज व्हाट इज नोन एज रिकसल ऑफ जजेस। इट इज द एक्ट ऑफ एब्स्टिनेंस from participation in an official action such as legal proceedings। किस कारण से? ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी यहां पे हम बात कर रहे हैं जजेस की। दैट इज वाई वी आर सेइंग द रिकसल ऑफ जजेस। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम रिकसल ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है तो जज जो है अपना नाम वापस ले लेते हैं। क्यों? ताकि किसी भी तरीके से ऐसा परसेप्शन ना बने कि जो जजमेंट दिया गया है वो बायस्ड होकर दिया गया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सॉरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस प्रकार से हो सकता है? तो सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार से हो सकता है अगर जो जज साहब हैं उनको प्रायर या पर्सनल एसोसिएशन कभी रहा हो पार्टीज के साथ, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ उनका किसी प्रकार का एसोसिएशन, किसी प्रकार की दोस्ती, किसी प्रकार का रिलेशन पहले रह चुका होगा, या फिर अगर वो उस समय एडवोकेट थे जज बनने से पहले और वो किसी एक पार्टी के तरफ से लड़ चुके हैं केस, तो अगेन दैट वुड अमाउंट टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर एक्स पार्टी कम्युनिकेशन जो है लॉयर्स के साथ उनका हो रखा है उस पर्टिकुलर केस में आउट ऑफ द कोर्ट, तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। या फिर एन अपील इज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई है एक ऐसे पर्टिकुलर जजमेंट के लिए जो कि हाई कोर्ट ने जो है वो हाई कोर्ट ने जो है डिलीवर किया था। हाउएवर अब जब ये अपील आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, अगेन वही जज जो आपके हाई कोर्ट में जज थे वो प्रमोट होके आ चुके हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, और अब वही जज जो है वो इस पर्टिकुलर अपील को भी सुनेंगे, तो क्या वो जस्टिफाइड होगा? आंसर इज डेफिनेटली नो। या फिर इन अ मैटर ऑफ अ कंपनी इन विच ही होल्ड्स शेयर्स unless he discloses that his interest and there is no objection to it। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इंटरेस्ट कब कब आ सकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। अब सवाल उठता है कि लेट सपोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, तो रिकसल ऑफ जजेस के लिए क्या देयर इज सम प्रोसीजर? आंसर इज नो, देयर इज नो सच प्रोसीजर जो कि बताता है कि कैसे रिकसल ऑफ जजेस होगा। हाउएवर देयर आर टू इंस्टेंसेस। पहला, जब जो जज हैं उनको खुद लगता है कि हाँ यार मेरी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है एंड आई शुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग और प्रिसाइडिंग ओवर दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग, तो वो अपना नाम जो है वो खुद से वापस ले लेते हैं। या फिर अगर जो पार्टीज हैं उस पर्टिकुलर केस को लेकर वो हाईलाइट करती हैं ऐसा कि हमको लगता है सर कि चूंकि आपका इनसे एसोसिएशन था पहले, या आप उस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व थे, या फिर आप उस समय उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज थे, तो हमको लगता है देयर कैन बी अ काइंड ऑफ एन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो वी वुड रिक्वेस्ट कि जज को चेंज कर दिया जाए। तो ऐसी रिक्वेस्ट पार्टीज के द्वारा भी की जा सकती है। इन एनी ऑफ द सिनेरियो, इसके बाद जो केस है अगर रिकसल हो जाता है वो चला जाता है सीजेआई के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, एंड फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इस पर्टिकुलर केस को रेफर करते हैं किसी और बेंच को। ठीक है, आई बिलीव ये वो चीज है जो अब आपको समझ में आ गई होगी। मूविंग अहेड टू दिस पर्टिकुलर केस अगेन कि क्या हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट वी विल प्लेस दिस मैटर बिफोर अ बेंच टू विच आई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, am not a part। Why? Because the comments that are the tweets were made on the order which I have passed। चूंकि इन्होंने ही वो पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया था जिस वजह से जो ट्वीट किए गए थे वो इनके ही द्वारा पास किए गए ऑर्डर के अगेंस्ट किए गए थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आई बिलीव दैट देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई बिलीव दैट देयर कैन बी अ सेंस कि शायद देयर इज सम बायसनेस, इस वजह से आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द एडजुडिकेशन ऑफ दिस केस, एंड दैट इज वाई उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। सो आई बिलीव यू आर नाउ थरो विद द टॉपिक, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन फ्रॉम योर एंड नाउ इज दैट देयर इज अ लीगल मैक्सिम जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ।
तो आपको इस पर्टिकुलर मैक्सिम का मीनिंग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको अपने व्यूज देने हैं ऑन द केस ऑफ कॉन्टेम्प्ट जो कि चल रहा है कुणाल कामरा के अगेंस्ट। आपका क्या सोचना है इस बारे में, एंड एट द सेम टाइम आपको यह भी बताना है कि रिकसल ऑफ जजेस के बारे में आपको जानकर कैसा लगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ड्रिलिंग।